Well, you know, wrestling is fake, all right? No, where the hell are you been? Come on, What's the matter with you, huh? Wrestling is fake. Well, you know what I mean. It's I don't know what you mean. Well, it's entertainment. It's not real fighting. It's not. जब मैं छोटा था तब मुझे WWE देखने का बहुत शौक था। मेरे कमरे में अंडरटेकर से लेकर बिग शो जैसे अलग अलग फाइटर्स के पोस्टर लगे हुए थे। इसलिए तब जब 18 साल का हुआ तो मेरे अंकल ने मेरे पहले WWE मैच की टिकट मुझे ला कर दी और मेरे परिवार में मुझे कोई भी वहां जाने से रोक नहीं सकता था। मैंने किसी को भी वहां मेरे साथ जाने के लिए नहीं कहा क्योंकि मैं बिना किसी से परेशान हुए उस मैच को देखना चाहता था। मैं अपनी गाड़ी लेकर मैडिसन स्क्वायर गार्डन तक पहुंच गया जहां वो मैच होने वाला था। उस दिन अंडरटेकर और ट्रिपल एच एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले थे, तो आप जान सकते हैं कि वहां का माहौल कितने उत्साह से भरा होगा। WWE के सभी फैंस वहां इकट्ठे थे। मैं भीड़ में से अपनी जगह बनाते हुए अपनी सीट तक पहुंचा। मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक की 1 या 2 सिप ही ली होंगी जब मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे मेरे आसपास कुछ अलग हो। जैसे ही मैं अपनी बाईं ओर मुड़ा, मैंने उसे पहली बार देखा। एक पतला आदमी मेरे साथ बैठा था। भले ही उसके वहां होने में कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों को देखकर मुझे थोड़ा डर लगा। उसकी बड़ी और नशीली आंखें थी, जैसे वो हाल ही में एक बीमारी से उठा हो। उसका सर धीरे से मेरी तरफ मुड़ा और हम दोनों की आंखें मिली। मैं हिचकिचाते हुए उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे के भाव नहीं बदले, यहाँ तक कि उसने अपनी आईब्रोज भी नहीं हिलाई। वो बिना आंखें झपकाए मुझे देखता रहा और तभी अनाउंसमेंट हुई। अंडरटेकर आया और भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी इतना जोर से नहीं चिल्लाया। वहां बैठे फैंस को अपनी पसंदीदा फाइटर के लिए शोर मचाते देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अपने पसंद के फाइटर को स्टेज पर देखने की खुशी और ही होती। अंडरटेकर ने अपनी आंखें घुमाते हुए जीभ बाहर निकाली। वो अपने हर मैच में ऐसा करता है। ये सब अपनी आंखों से देखकर मैं 7वें आसमान पर था। ये एक सपने के सच होने जैसा था। हालांकि सब लोग ये नजारा देखकर बहुत ही खुश थे, लेकिन मेरे साथ बैठा हुआ आदमी ना तो अपनी कुर्सी से उठा और ना ही उसने कोई उत्साह दिखाया। वो बस एक मिट्टी के ढेर की तरह बैठा रहा, बिना किसी भाव के। अंडरटेकर और ट्रिपल एच रिंग में घुसे और मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लोग चिल्लाते रहे और लड़ाई शुरू हो गई। वो दोनों एक दूसरे को गुस्सा दिखा रहे थे, जैसे वो हमेशा करते हैं। और पहली बार मेरे बगल में बैठा आदमी बोला, और ये आया एक मुक्का। क्या कहा तुमने? इससे पहले कि मैं उसे ढंग से पूछ पाता, मुझे स्टेडियम में बैठे हर आदमी के खुशी से चिल्लाने की आवाज आने लगी और अंडरटेकर ने ट्रिपल एच को एक मुक्का मारा। हालांकि उस आदमी ने जो कहा वो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैंने मुक्का शब्द पक्का सुना था। मुझे अपनी तरफ हैरानगी से घूरते हुए जब उस आदमी ने देखा तो वो मुस्कुराने लगा। फिर उस आदमी ने अपना कंकाल जैसा सर उठाया और अपनी उंगली को रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब वक्त है एल्बो ड्रॉप का। मैंने फौरन रिंग की तरफ देखा तो अंडरटेकर रस्सी पर चढ़ रहा था और ठीक वही वार करने के लिए तैयार था जिसके बारे में उस आदमी ने कहा। उसने एल्बो ड्रॉप वाला वार किया और ट्रिपल एच अपना दर्द भरा पेट लेकर बैठा रहा। वहां ये लोग खुशी से पागल हो गए। मैं भी उन्हीं की तरह चिल्लाता अगर वो आदमी मेरे साथ न बैठा होता तो। मेरे सपनों का मैच धीरे धीरे एक डरावने मैच में बदल रहा था। उस आदमी ने अगले वार की टिप्पणी पहले ही कर दी और उसके बाद वाले की भी। मेरे अलावा उस आदमी को और कोई सुन नहीं पा रहा था, इसलिए उस वक्त वहां सिर्फ मेरा ही चेहरा फीका पड़ा हुआ था। लेकिन वो वैसा ही था, अपनी नींद भरी आंखों से जो दिखने में डरावनी लग रही थी। मैच देखता हुआ और बीच बीच में मुस्कुराता हुआ। मैंने तय किया कि मैं अपनी सीट बदल लेता हूं और मैं वहां से उठा जब उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम खुद को जख्मी कर लोगे। क्या? जल्द ही तुम्हारे अंदर से खून निकलने लगेगा। क्या तुम पागल हो? बस कुछ ही सेकंड्स में। वो हंसने लगा और मैं वहां से निकलने के लिए तैयार था। जैसे ही मैंने सहारे के लिए अपनी आगे वाली कुर्सी को पकड़ा, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके कोने से लोहे की रॉड निकली हुई थी और उसका कहा एक बार फिर सच हो गया। मेरे हाथ से खून निकलने लगा और मैंने मुड़कर उस आदमी को फिर से देखा। वो पहले ही मुझे घूर रहा था, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, पंच, एंकल लॉक, और ये आया अंडरटेकर का टॉमस्टोन। उसकी आंखें जोर जोर से घूमने लगी और जो भी वो कहता रहा वो सब सच होता गया। उसकी इन सब हरकतों को देखकर मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं बोल पड़ा, तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे चिल्लाता हुआ देख मेरे आगे बैठा आदमी आखिरकार उठकर बोल पड़ा, चिल्लाना बंद कर और मुझे मैच देखने दे। इसे कहो ये सब इसकी वजह से हो रहा है। मैंने उस आदमी की तरफ इशारा किया और मेरे आगे बैठा आदमी उस तरफ देखने लगा। फिर उसने मुझे देखा और कहा, कितनी पी रखी है भाई तूने? क्या? तेरे साथ वाली कुर्सी खाली है, उस पर कोई नहीं बैठा हुआ।
वो वापस अपनी सीट पर बैठकर मैच देखने लगा, ये सोचकर कि शायद मैंने पी रखी और मैं अपनी कुर्सी पर डर के मारे बैठ गया। मैं अपना शरीर हिलाना चाहता था लेकिन नहीं हिला पाया। मैंने धीरे से अपना सर अपनी बाईं ओर मोड़ा और ठीक उस तरफ देखने लगा जहां उस आदमी से मैं बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं जितना दूर हो सकता था उसे अपनी आंखों से ढूंढता रहा, लेकिन वो आदमी मुझे कहीं नहीं दिखा। बाकी का मैच पहले ही मेरे लिए खराब हो चुका था। जब वो खत्म हुआ तो मैं बाहर आ गया। मैं सीधा वॉशरूम गया। मैंने अपने चेहरे पर पानी फेंका और खुद को जैसे तैसे संभाला। शायद मेरे आगे बैठा आदमी मुझसे मजाक कर रहा हो, शायद वो दोनों एक दूसरे को जानते हों और मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं 2 दिन बाद उस जगह पर फिर गया। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए सफाई कर्मचारी के अलावा वहां और कोई नहीं था। मैं वहां के कॉरिडोर्स में बिना वजह घूमता रहा और अचानक मेरी नजर बाएं ओर बनी दीवार पर गई। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी और उसके नीचे बहुत सी मोमबत्तियां जल रही थी। जैसे ही मैंने वो तस्वीर देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही आदमी था जिसे मैंने 2 दिन पहले देखा था। मुझे इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा कि अब वो मर चुका था और उसके बारे में जानने के लिए मैं सीधा सफाई कर्मचारी के पास गया। क्या हुआ? ये कैसे मर गया? तुम लैरी को जानते थे? उसका नाम लैरी था? हाँ, वो यहाँ काम करता था। उसे इस जगह के बारे में सब कुछ पता था और यहाँ होने वाले मैचेस के बारे में भी। शायद इसलिए उसे पिछले हफ्ते डुबाकर मार दिया गया। पिछले हफ्ते? उसको पिछले हफ्ते डुबाया गया था? हाँ, वो कहता था कि ये सब WWE मैचेस झूठे होते हैं, कोई भी कभी भी किसी से नहीं लड़ता और ये सभी वार पहले से तय होते हैं। उसने यह अफवाह हर जगह फैलानी शुरू कर दी, जिस वजह से लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। अथॉरिटीज इन सब बातों का रिस्क नहीं उठा सकती थी, इसलिए मुझे लगता है कि किसी ने पिछले हफ्ते उसका कत्ल कर दिया। उसकी लाश तालाब में उल्टी तैरती हुई मिली। क्या तुम ठीक हो? तुम लैरी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। कांपते हुए पैरों के साथ मैं अपनी गाड़ी की तरफ वापस गया। गाड़ी में घुसने से पहले मैंने पार्किंग एरिया में उल्टी कर दी। ये जाहिर था कि लैरी को WWE का एक बहुत गहरा राज पता चल चुका था और इसलिए उसे चुप करवा दिया गया। लेकिन यह बात कि मैंने 1 हफ्ते पहले मरे हुए आदमी को स्टेडियम में अपने साथ बैठे हुए देखा था, मेरी समझ से बाहर थी। मैं कभी कुश्ती देखने नहीं गया था, लेकिन डेरेक मेरा दोस्त और जो मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ता था, इस तरह के मनोरंजन का बहुत शौकीन था। जब उसे पता चला कि मैं इस तरह का खेल देखने कभी नहीं गया, तो उसने मुझे अगले होने वाले मैच के लिए आमंत्रित किया। मैं भी मान गया, क्योंकि मुझे कुछ नया ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसने मुझे बताया कि मेरा एक और दोस्त हमारे साथ चलने वाला है, तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। जब वो दिन आया, मैं डेरेक और उसके दोस्त के पहुंचने से कई जल्दी उस जगह पर पहुंच गया। हमने तय किया था कि हम शो शुरू होने से कुछ देर पहले मिल लेंगे, लेकिन काफी वक्त गुजर गया और उसका कोई नामो निशान नहीं था। कुछ देर बाद मुझे डेरेक की तरफ से एक ऑडियो मैसेज आया। हे चार्ली, वो क्या है ना कि मेरी मॉम कुछ हो गया है और इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया। आशा करता हूँ कि सब ठीक है। लेकिन मार्क अभी भी जा रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ जा सकते हो। हाँ जरूर। मैंने उसे बता दिया कि तुम कैसे दिखते हो, वो वहाँ जल्दी पहुँच जाएगा। ओके? शुक्रिया डेरेक, बाद में मिलते हैं, मैंने कहा। दरअसल सच ये था कि मैं एक घुलने मिलने वाला लड़का था, इसलिए मुझे इस नए लड़के मार्क से मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ मिनट बाद एक लंबा और पतला आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखा। उसने एक स्वेटशर्ट पहनी थी जिस पर लिखा था द बूगी मैन, और उसने अपना हाथ हमेशा अपनी पैंट्स की जेब में ही रखा हुआ था। क्या तुम्हारा नाम आर्ची है? हाँ, क्या तुम मार्क हो? जाहिर सी बात है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसने अपने चेहरे पर बिना कोई भाव दिए मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। चलो अब। ठीक है। हम एक साथ आगे बढ़ने लगे। डेरेक ने मुझे बताया कि तुम कुश्ती के बहुत बड़े फैन हो, तो तुम तो बहुत उत्सुक हो गए है ना? हाँ। मार्क दिखने में ज्यादा बातूनी लड़का नहीं लग रहा था, लेकिन शायद वो बात करने में शर्मा रहा हो। तुम जानते हो, कुश्ती ने कभी मुझे आकर्षित नहीं किया। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा। मेरा मतलब है कि
मैं कभी इस तरह के किसी शो पर नहीं गया। ये पहली बार है कि मैं। मुझे पता है, डेरेक ने मुझे बताया था। मुझे बहुत अजीब महसूस होने लग गया था। ये बहुत ही दुख की बात है कि डेरेक नहीं आ सका, है ना? उसने मुझे ज्यादा नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जानते हो ना कि तुम बहुत बात करते हो। क्या? मुझे उम्मीद है कि तुम शो के दौरान ज्यादा बात नहीं करोगे। मुझे अपना ध्यान नहीं भटकाना। हाँ जरूर। हम बाकी सभी लोगों के बीचों बीच जाकर बैठ गए, ना ही रिंग से ज्यादा दूर, ना ही रिंग के ज्यादा पास। जैसे ही लाल रिंग की बत्ती जली और लोग खुशी से चिल्लाने लगे, मार्क ने कहा, ये शुरू हो रहा है। और तभी रिंग पर खड़े एक आदमी ने बोलना शुरू किया, और इसे हम कहते हैं द बूगीमैन। शैतान जैसा दिखने वाला एक आदमी, जिसका चेहरा लाल और काले रंग से रंगा हुआ था, सामने आया। द बूगीमैन। कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस आदमी का नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। ये वही नाम था जो मार्क की स्वेटशर्ट पर भी लिखा हुआ था। इसलिए मैं उसे देखने के लिए मुड़ा। उसके चेहरे के भाव ने मुझे हैरान कर दिया। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी और वो उस रेसलर को घूर रहा था। तुम द बूगीमैन के बहुत बड़े फैन हो गए, है ना? तुम्हारी स्वेटशर्ट पर। तुम चुप रहो। शर्मिंदा होकर मैं वापस से उस रेसलर की तरफ देखने लगा। मैंने दूसरे बंदे की इंट्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन वो दिखने में एक आम इंसान के जैसा ही लग रहा था। उसने बस काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। अचानक घंटी बजी, जिसका मतलब था कि लड़ाई शुरू होने वाली थी। दूसरे रेसलर ने मुक्का मारने से शुरुआत की, लेकिन द बूगीमैन उसका हाथ पकड़ने में कामयाब हो गया और उसने दूसरे आदमी को जमीन पर पटक दिया। वहां उसने उसे तब तक पकड़ा रहा जब तक दूसरे आदमी ने अपनी पूरी जान लगाकर खुद को नहीं उठा लिया। उसके बाद उसने बूगीमैन को सर से पकड़ लिया और दूर फेंक दिया। लोग चिल्लाने लगे, नहीं नहीं, तुम्हें जीतना ही होगा बूगीमैन। माँ की बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा। वो बाकी लोगों की तरह उत्साहित होने की बजाय बहुत ही जुनून के साथ चाहता था कि द बूगीमैन ही जीते। द बूगीमैन ने दूसरे आदमी के द्वारा किए गए अटैक का इस्तेमाल करते हुए खुद को रेलिंग के सहारे बचाया। वो दूसरे रेसलर की तरफ कूदा और उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वो आदमी जमीन पर गिरा, जोर की आवाज हुई, बहुत बढ़िया। बेचैन होकर मैंने मार्क की तरफ देखा। अचानक उसकी आंखें, जो काफी बड़ी हो चुकी थी, मेरी तरफ घूमी। सबसे बढ़िया हिस्सा आने वाला है, तुम्हें ये देखना ही होगा, देखो उसे। मैंने फौरन अपनी आंखें रिंग की तरफ घुमाई और सच कहूं तो मार्क को देखने से बेहतर उन्हें देखना था। 3, 2 और 1, द बूगीमैन जीत चुका था। अब वक्त आ गया है। अचानक मैंने देखा कि द बूगीमैन की तरफ एक काला बैग फेंका गया। उसने झुककर उसे खोला। उसने उस बैग के अंदर से मुट्ठी भर कर कुछ निकाला जो हिल रहा था। मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि उसके हाथ में केचुए थे। द बूगीमैन अपने विरोधी के पास गया, उसका मुंह खोला और उसके मुंह में केचुए डालने लगा। जहां मैं बैठा था वहां से मैं देख सकता था कि कुछ उसने उसके मुंह से निकल कर बाहर आ रहा था, जिसे देखकर मुझे फौरन उल्टी जैसा महसूस होने लगा। ये देखने में बहुत ही घिनौना था, लेकिन लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। एक बार को जब मैंने द बूगीमैन के हाथ में और केचुए देखे तो मुझे लगा कि वो इन्हें भी अपने विरोधी के मुंह में डाल देगा, लेकिन मैं गलत था। उसने उन्हें अपने मुंह में डाला और निकलने लगा। मुझे अपने दोनों हाथों से अपना मुंह पकड़ना पड़ा ताकि मैं उल्टी ना कर दूं। मेरे पेट में दर्द होने लगा। ये हमेशा से ही सबसे बेहतरीन है। शो के बाद मैं और मार्क एक साथ बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हम एक दूसरे से कुछ दूरी पर चल रहे थे। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हैरानगी की बात थी कि मार्क ने बात की, क्या तुम्हें शो पसंद आया? मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। दरअसल ये वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था। द बूगीमैन के साथ ये शो हमेशा एक सरप्राइज जैसा ही होता है। मैं इस बात से सहमत हूँ। तुम जानते हो ये मेरा मनपसंद रेसलर है। मैं सुनता रहा जब तक मार्क अपना बैग खोलने लगा। मैं इसे
बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, मैंने देखा। ये सबसे बढ़िया है। उसके बाद मैंने माँ को कुछ खाते हुए सुना। क्या तुम खाना चाहोगे? जब मैंने उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा तो मेरे दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। उसके दाहिने हाथ में केचुए थे, ठीक बूगीमैन की तरह। क्या तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शो अच्छा लगा ना, तो तुम्हें भी ये करना होगा। जब मैं मार्क से दूर हटने लगा तो वो मेरे और करीब आने लगा और मैं जल्द ही एक गली में घुस गया। खाओ इसे आर्ची। उसने अपना केचुए से भरा हाथ मेरे मुंह में डाल दिया। जल्द ही मुझे उन जिंदा केचुओं के हिलने का एहसास अपने मुंह पर होने लगा। हालांकि मैं अपने मुंह को बंद रखने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ मेरे मुंह में घुस ही गए। अपने मुंह में जिंदा केचुए होने की वजह से मुझे बहुत घिन आ रही थी। अपनी पूरी ताकत के साथ मैंने मार्क को धक्का दिया और वो जमीन पर जाकर गिर गया। फिर मैंने उल्टी कर दी। पहले ही जमीन पर काफी केचुए थे और कुछ मेरी उल्टी में भी निकले। तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या तुम पागल हो? मैंने पुलिस को बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन सच ये था कि मैं उस पागल के आसपास और नहीं रहना चाहता था। इसलिए मैं उसी हाल में वहां से निकल गया। जो भी मेरे साथ हुआ उसके बारे में अगले दिन मैंने डेरेक को बताया। उसने मार्क से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नामुमकिन था क्योंकि मार्क उसे ब्लॉक कर चुका था। उस दिन के बाद से मैं दोबारा फिर कभी भी रेसलिंग शो पर नहीं गया, उस पागल इंसान से दोबारा मिलने के डर से। मुझे ये मानना ही पड़ेगा कि बचपन से ही मैं एक WWE का फैन हूं। मैं जानता हूं कि दुनिया भर में बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि WWE का जन्म कहां से हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि ये हमारे देश में ही सबसे पहले शुरू हुआ था। ये एक तरह से हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, WWE के लिए मेरी चाह और बढ़ती गई। मेरे पेरेंट्स को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि इससे मैं बहुत हिंसक हो जाऊंगा, इसलिए मैं कभी भी ये खेल देखने जा नहीं पाया। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अपनी टिकट के पैसे खुद देने लगा। मैं किसी को भी मुझे कुछ कहने का मौका नहीं देता था और जब भी हो सके खेल देखने चला जाता था। कुछ दिनों बाद WWE का एक मैच देखने के बाद मैं अपने परिवार वालों से मिलने गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मेरा छोटा भाई जोशुआ भागते हुए मेरे पास आया। क्या तुम रॉ रेसलर्स देखने गए थे? कैसे दिखते हैं वो लोग? क्या वो स्टेज के पीछे भी लड़ते हैं? जोशुआ, नहीं, वो लोग इस तरह नहीं लड़ते, वो सिर्फ रिंग में ही लड़ते हैं। ये सच नहीं है। कई बार मैंने उन्हें स्टेज के पीछे पार्किंग लॉट में लड़ते हुए देखा है। ये सच है, लेकिन उस वक्त हमेशा उनके पीछे कैमरा होता है, तो चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुमने ना देखा हो। हे, वो लोग अब भी शहर में हैं, क्या हम उन्हें देखने जा सकते हैं? तुम जानते हो कि मॉम डैड इस बारे में क्या सोचते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। कम ऑन एडन, तुम्हें उनसे पूछना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं ये अनुभव करने के लिए तुम्हारी तरह बूढ़े होने का इंतजार करूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हारी शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनसे पूछ लूंगा। जोशुआ 15 साल का है, लेकिन जब वो WWE की बात करता है तो वो 8 साल का बच्चा बन जाता है। वो ठीक वैसी बर्ताव करता है जैसे मैं बचपन में करता था। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि मुझे बुरा लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स उसे जाने नहीं देंगे। खैर, मैं जानता था कि उनका डर भी ठीक है। मैंने सारी दोपहर उनके साथ बिताई और हैरानगी की बात तो ये थी कि वो मान गए। उन्होंने कहा कि वो हमें जाने देंगे अगर मैं हम दोनों का ख्याल रखूं। वो जानते थे कि मैं WWE देखकर ही बड़ा हुआ हूं और मैं बहुत ही बढ़िया नौजवान निकला। शायद अब वक्त आ गया था कि WWE को भी बाकी खेलों की तरह देखा जाए। जब मैंने जोशुआ को बताया तो वो खुशी से झूम उठा। मैंने कभी उसे इतना खुश नहीं देखा था। उसे देखकर मेरे अंदर का बच्चा भी उसी की तरह उत्सुक हो गया। रॉ के लिए टिकट्स मिलना आसान नहीं था, वो ज्यादातर बिक चुकी थी, लेकिन मैंने किसी तरह खरीद ली। जब हम वहां पहुंचे तो जोशुआ खुशी से चिल्लाने लगा। सेड्रिक अलेक्जेंडर और ड्रू मैकइंटायर के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन इन सब के बीच सबसे आकर्षित इंसान वहां का रेफरी था। एडन, देखो, वो कर्ट एंगल है। मैं कर्ट एंगल को देख रहा हूं। हाँ, सही कह रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे कभी रिंग में देखूंगा। लड़ाई शुरू हुई और मेरा भाई ऊपर नीचे कूदने लगा जब तक उसे एक अजीब आवाज ने रोक नहीं दिया और उसने अपनी आंखें इतनी बड़ी खोल ली जैसे मैंने उसे पहले कभी देखा भी नहीं था। पूरी रिंग में अंधेरा छा गया। रिंग में फील्ड आ गया था
और उसने सबसे आकर्षित रेफरी कर्ट एंगल पर हमला कर दिया था। मैं शो का मजा ले रहा था, लेकिन जोशुआ शांत था और यह देख रहा था कि क्या हो रहा है। जब हम शो से बाहर आए तो हमने जो कुछ भी देखा उसके बाद मैं भी उत्सुक था, लेकिन जोशुआ बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। हे, तुम कहीं फेंट से डर तो नहीं गए ना? वो बस एक फाइटर है। नहीं, मैं डरा नहीं हूँ। फेंट बहुत ही मजेदार है। उसने कर्ट एंगल को एक झटके में पछाड़ दिया। ओह, उसके जवाब से मैं थोड़ा हैरान हो गया। ओह, तो फिर क्या बात है? मुझे हमेशा से लगता था कि कर्ट एंगल, हल्क हॉगन या रॉक जैसे फाइटर्स को कभी कोई हरा नहीं सकता। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं है? देखो जोशुआ, ये फाइटर्स एक आम इंसान की तरह हैं। हम सब एक आम इंसान हैं। तुम, मैं, मॉम, डैड और यहाँ तक कि हल्क और फेंट भी। मतलब मैं भी फेंट के जैसा बन सकता हूँ? क्या तुमने कहा कि मैं भी फेंट की तरह बन सकता हूँ? अगर ऐसा है तो मैं कभी किसी को मुझे कुछ भी करने से रोकने नहीं देता। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मॉम और डैड कभी तुम्हें उसके जैसा बनने देंगे। वही तो। कुछ दिन बीत गए और मेरा परिवार वाले जोशुआ की चिंता करने लगे। वो लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते और बताते कि जोशुआ बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है। वो कुछ खाता नहीं है और ना ही उनसे कोई बात करता है। उन्हें शक था कि वो स्कूल भी नहीं जा रहा, लेकिन मैं हर रोज उन्हें समझाने की कोशिश करता, पर एक दिन उनका मैसेज नहीं आया। उस दिन मैंने उन्हें मैसेज किया, दोनों को फोन करने की कोशिश की, यहाँ तक कि जोशुआ से भी पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे बहुत चिंता होने लगी थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं वहां जाकर देख लेता हूँ कि सब कुछ ठीक तो है ना। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मैंने जोशुआ को देखा, जो मुझे देखकर डरते हुए चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे किचन में जाकर देखना चाहिए। बिना उसकी बात का जवाब दिए मैं सीधा किचन में देखने के लिए भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो वो नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे दोनों पेरेंट्स खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। वो दोनों मर चुके थे और उनके शरीर पर हर जगह जख्म थे। जिसने भी उन पर हमला किया था वो उनसे बहुत नाराज था, क्योंकि मेरे डैड के शरीर पर कुल मिलाकर 20 से भी ज्यादा जख्म थे और उनके सर पर चाकू अब भी गड़ा हुआ था, जैसे कोई झंडा हो। किसी ने उनको घसीटने की कोशिश भी की थी, क्योंकि जमीन पर उसके निशान थे। मैं जोशुआ की तलाश में पीछे मुड़ा। मुझे उसे यहाँ से बाहर निकालना था, लेकिन अचानक मेरी एड़ी पर जोर की वार हुआ। मैं दर्द में कराहते हुए जमीन पर गिर गया और मैंने देखा कि किस तरह मेरी हड्डी अपनी जगह हिल चुकी है। मेरे पीछे जोशुआ खड़ा था। उसने फेंट का मास्क पहना हुआ था और उसके हाथ में मेरे लोहे का बेसबॉल बैट था। जोशुआ, क्यों? तुम सही कह रहे थे भाई। अब कभी भी कोई भी मुझे किसी भी चीज के लिए रोक नहीं पाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जोशुआ। वो मॉम डैड थे। तुम कितने बेवकूफ हो। तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली है। मेरी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। जल्द ही मैं फेंट जैसा हो जाऊंगा। मैं सबको हुक्म दूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मैंने किसी को घुर्राते हुए सुना। वो आवाज मेरी मॉम की थी। वो किसी तरह जिंदा बच गई थी। उनके शरीर पर मेरे डैड की तरह जख्म नहीं थे, लेकिन वो बहुत खून गवा चुकी थी। लेकिन जोशुआ ने उन्हें भी देख लिया। जोशुआ, नहीं। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। न सिर्फ मुझे अपने पैरों पर दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता। मैं जानता हूं कि मेरी बात किसी को ज्यादा पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं अब भी अपने छोटे भाई से प्यार करता था। मैं उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। बिना कुछ कहे जोशुआ उन्हें बैट से मारने लगा। उनका सर एक तरबूज की तरह फट गया और अंदर से सब दिखने लगा। मेरी मॉम अभी भी कांप रही थी, लेकिन वो सिर्फ बैट लगने की वजह से था, जबकि वो तो काफी देर पहले ही मर चुकी थी। जबकि मैं अब तक रो रहा था। मैंने अपने भाई, जो हमारे मॉम डैड के खून से लथपथ था, उसे अपनी ओर आता हुआ देखा। जोशुआ, तुम 15 साल के हो। फेंट एक आदमी है। वो एक... मुझे बस एक ही चीज याद है कि इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करता, जोशुआ ने मेरे सर पर उस बैट से वार किया और मेरे सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मेरा सर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। मैं ठीक से अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे चारों ओर रेत ही रेत है। मुझे दफना दिया गया था। मैंने खुद को उठाने की कोशिश की और बहुत ही आसानी से उस गड्ढे से बाहर निकल आया। ये बात तो मैं बता सकता था कि जिसने भी मुझे दफनाने की कोशिश की थी वो अनाड़ी था। बुरी तरह से दर्द में होने के बावजूद मैं लड़खड़ाते हुए किचन तक गया। मैं अपने भाई को रोकना चाहता था इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचा पाता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर लेटा हुआ था। उसके हाथ में चाकू था और उसका गला कटा हुआ था। नहीं,
मैं रोते हुए जमीन पर गिर गया। इन सब के बाद जब पुलिस आई तो वो मुझे पकड़ कर ले गई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं बेकसूर हूं तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पुलिस को मेरे भाई के पास एक खत मिला जो उसने आत्महत्या करने से पहले लिखा था, लेकिन मैं उसे कई महीने बीत जाने के बाद ही पढ़ना चाहता था। जब मैंने उसे एक दिन खोला तो मैं उम्मीद कर रहा था कि उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कुछ लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उस खत में लिखा था कि वो इस संसार के सभी चुंगल और रिश्तों से पीछे हट कर जा रहा है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स और भाई को मार दिया था और अब वो फ्रेंड के साथ रिश्ता निभाने के लिए तैयार है। जब मैंने उसका कंप्यूटर चेक किया तो मुझे उसकी सर्च हिस्ट्री में तरह तरह के पेज मिले जहां लोग उसे ऐसी चीजें करने के लिए उकसा रहे थे जो उसने की हैं। उस दिन के बाद से मैंने फैसला किया कि मैं WWE देखता रहूंगा, लेकिन जिस दिन मेरे बच्चे होंगे मैं उन्हें ये सब अकेले नहीं देखने दूंगा, बल्कि उनके साथ बैठकर उन्हें इसके पीछे की सच्चाई बताऊंगा।